हाय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का। तो सबसे पहले इसमें क्या है, तो सबसे पहले हमें जानना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब ये क्या है तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसकी इंग्लिश होती है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट 8 तक इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद अचानक से हिंदी मीडियम, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अंकगणित यानी कि अर्थमेटिक आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम। तो इसमें क्या होता है, हम जानते हैं भाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को किस रूप में लिखना, तो भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में प्रकट करने पर, जब हम इसको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में प्रकट करते हैं तो ये खुद में अद्वितीय होता है। अब क्या है, ऐसे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो अब हम लोग ले लेते हैं 12 का हमने क्या किया, गुणनखंडन किया, तो यहाँ से आ जाएगा ये। अब अगर हम इसको लिखते हैं तो यही आएगा, और किसी दूसरे स्टूडेंट ने लगाया, उसने ऐसे कर दिया, अप टू ऐसे आ गया। तो जब हम इसको बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख दें तो यही तो आएगा। तो कोई भी स्टूडेंट लगाए सेम ये चीज़ें आएंगी। हाँ, इसका ऑर्डर हो सकता है कुछ और हो, जैसे कि ये, लेकिन जब हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो ये अभाज्य संख्याएं, यानी कि अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर, वे संख्याएं जो या तो खुद से डिवाइड हो और या तो 1 से, तो ये अद्वितीय होता है। हर एक संख्या का कभी कोई से मैच नहीं होता। अब भाज्य संख्या क्या होती हैं, अगर डेफिनेशन देखें तो वो संख्या जो 1 से बड़ी हो और प्राइम ना हो, यानी कि अभाज्य ना हो और 1 से बड़ी हो, तो वो होती हैं भाज्य संख्याएं। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या बताता है कि भाज्य संख्याएं हमेशा अभाज्य गुणनखंडन के रूप में प्रकट हो और वे हमेशा अद्वितीय होती हैं, यानी कि यूनिक होती हैं। वो कभी, अब हम अगर 12 का करते हैं 10 का करेंगे तो कुछ अलग आएगा, हमेशा अलग ही आएगा, कभी ये किसी और संख्या के से मैच नहीं होगा इसका गुणनखंड। तो ये हमने देख लिया। अब एक एक इसको क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स, और फैक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। और ये जो विधि है, हमने मेन 2 विधि क्लास 6 7 में पढ़ी थी। कौन कौन सी विधि, तो एक होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक जो हमने लास्ट में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भाग वाला डिवाइड मेथड देखा, उससे होता है। तो डिवाइड मेथड को हमने नाम दे दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको हमने नाम दे दिया अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। लेकिन चीज़ें क्या हैं, वही सेम 6 7 क्लास की चीज़ें हैं, तो बहुत ईजी चीज़ है ये। आई होप ये समझ में आ गया हो। अब इसका कुछ यूज़ होगा, अगर बुक में दिया है तो यूज़ होगा, तो अब हम लोग यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कैसे करेंगे, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो ये हम कैसे देख सकते हैं, या तो हम n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे रखते जाएं। कब तक रखेंगे हमें खुद नहीं पता होगा, 100 तक भी रख सकते हैं, 1000 तक, ताकि लास्ट में 0 आ जाए सॉल्व करने पर। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, तो हम ये नहीं करेंगे। हमें एक चीज़ बताई गई है कि जब एंड में 0 आता है तो 2 गुणे 5 का गुणन होता है, और ये पेयर में होते हैं हमेशा। जब एक 0 आता है, जब 2 0 आएगा तो 2 × 5 2 × 5, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब अगर हम इसको करें तो 4 को करें तो 2 × 2 आ रहा है। अब 2 × 2 आ रहा है तो 5 तो है ही नहीं, तो पेयर तो क्या, यहाँ पे 5 ही नहीं है तो पेयर तो बनना ही नहीं है, तो ये 4n हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि 0 अंत में जब ही आता है जब 2 गुणे 5 का गुणन हो, और 4 में, ये जो मैंने अभी पहले भी बोला वो भी लिखना होगा बट मैं लिख नहीं रही हूँ, 4 में 2 गुणे 2 का गुणन है, अर्थात ऐसी कोई ऐसा मान n का नहीं है जिसके अंत में 0 आ सके। बस इतना सा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन इतना लंबा, सॉल्यूशन बहुत छोटा। अगर समझेंगे, थोड़ा सा लाइन लिखना होता है बट ये थोड़ा सा लिख के हमें लगभग ये 3-4 नंबर दे सकता है क्वेश्चन। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये हमने देख लिया। अब कुछ, ये तो हमने देख लिया प्रूव करने वाली क्वेश्चन। अब विदाउट प्रूफ एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं, सबसे इजी चीज़ देखते हैं, वो भी एग्जाम्पल। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये आ गया हमारा 6th-7th के लेवल का क्वेश्चन। तो 6 काम कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंडन विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम जानते हैं यही होता है। ये कर लिया, 20 को कर लेंगे, सिक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 × 3 20, ये हो गया 2 का स्क्वायर और 5। अब एचसीएफ नॉर्मल सब लोग जानते हैं, बट अगर नहीं जानते तो एचसीएफ क्या होता है, तो सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो, और सबसे छोटी घात यानी कि 1 हो गया। यहाँ पे अगर लिख दें तो सबसे छोटी घात यही है, ये हो गया हमारा एचसीएफ। और तो कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में होना चाहिए, तो दोनों में 2 है केवल, लेकिन यहाँ पे 2 × 2 है और यहाँ पे एक ही 2, तो एक 2 कॉमन हो गया, यहाँ से हमारा आ गया एचसीएफ। अब सेम ऐसे एलसीएम है, वो क्या है, लेकिन इसमें हमें पहले उभयनिष्ठ चाहिए थी, अब क्या है, अब अगर उभयनिष्ठ हो या ना हो, अगर उभयनिष्ठ है तो उसकी बड़ी घात ले लेंगे, और जो उभयनिष्ठ नहीं है उसे ऐसे ही ले लेंगे। तो ये आ गया हमारा 4 × 15, यानी कि आ गया हमारा 60 आ गया एलसीएम यहाँ से। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। एचसीएफ हमें निकालना था, 2 आ गया, एलसीएम निकालना था, 60 आ गया। एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, एचसीएफ हमेशा सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी कॉमन संख्या जो इन दोनों को कट कर सके। तो ये हमने देख लिया। लास्ट में जो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखा था, तो हम ऐसे कुछ निकालते उसमें और स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। यहाँ से भी आ जाता हमारा एचसीएफ, तो यहाँ से 2 आता और यहाँ से भी 2। तो ये हम एक विधि है जिससे हम चेक कर सकते हैं। तो उदाहरण 6 देख लिया, अब उदाहरण 7 देख लेते हैं हम लोग, उसमें कुछ अलग टाइप से कुछ दिया हो। तो यहाँ पे फिर से सेम अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इससे लग रहा है कि एचसीएफ एलसीएम होता तो डायरेक्ट वो बोल देते एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यानी कि ये थोड़ा सा अलग मेथड है। तो देख लेते हैं, पहले हम 96 का कर लेते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य, तो अभाज्य संख्याएं उससे करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अब 404 का कर लेते हैं। सो एक खुद एक अभाज्य संख्या तो हो गया। अब अगर हम इसमें से कॉमन देखें, इसको हम 2 के स्क्वायर 5 लिख सकते हैं × 3, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं एचसीएफ क्या होता है, तो सबसे छोटी कॉमन घात, तो क्या है, यही है, यानी कि हमारा आ गया एचसीएफ आ गया 4। अब एचसीएफ 4 आ गया, तो एलसीएम अब हम कैसे ज्ञात करें। तो एलसीएम के लिए एक हमें बुक में दिया गया है एक फॉर्मूला, जो कि हम दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो गया। अब अगर हमें एचसीएफ पता है तो हम क्या कर सकते हैं, बाई 4 कर सकते हैं। एचसीएफ हमारा आया, बराबर आ जाएगा हमारा एलसीएम।
यहाँ से इसको हम कट करेंगे 101 और यहाँ से आ गया हमारा 9696 पूरा करने पे। तो ये आ गया हमारा आंसर। हमने HCF निकाल लिया। ये जो एक दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये नोट कर सकते हैं आप, बिकॉज़ ये जानना ज़रूरी है। इससे ऐसे क्वेश्चंस लग जाते हैं। कई बार HCF आपको दिया होगा, केवल LCM निकालना होगा, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब लास्ट एक हमारा उदाहरण है, वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा उदाहरण 8 जो कि लास्ट उदाहरण है इस एक्सरसाइज का। संख्या 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। सेम है लेकिन 3 डिजिट दे दिया है, तो कर लेते हैं। पहले 6 का करेंगे, 72 का करेंगे, इसमें कोई डिफ़िकल्टी तो है नहीं इसलिए मैं इसे नहीं बता रही हूँ, मैं डायरेक्ट प्रोसेस कर देती हूँ। 15 ये हमारा आ गया। अब हम इसे 6 इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, 72 इज इक्वल टू 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 120 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब अगर हम कॉमन देखें तो इसमें तो 2 कॉमन है, सब में 2 है, √3 इसमें √3 लेकिन इसमें नहीं है, और 3 कॉमन है सब में, तो हमारा आ गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आ गया हमारा HCF। अब HCF आ गया 6, LCM कैसे आएगा? अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने अभी लास्ट में बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF LCM, गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है ना पढ़े हों सही से, तो वो क्या करेंगे 3 में भी यही लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये 3 जब हो जाता है तो ये बड़ा हो जाता है हमेशा, तो ये हम नहीं लगाएंगे। इससे डायरेक्ट हम LCM भी ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे LCM क्या आ जाएगा, क्योंकि घात सबसे बड़ी ये है, भले इसमें नहीं है, इसमें घात 3/√2 है और 5, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5 आ गया, यहाँ से हमारा 360। 360 हो गया हमारा LCM और HCF क्या हो गया हमारा 6। तो यहाँ पे मैंने जितने भी इस एक्सरसाइज में एग्जांपल दिए थे वो सब सॉल्व करवा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करवाऊँगी इसमें जो भी 1.2 एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन दिए हैं, तो उनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो उन सब में मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सब सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।